नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं कक्षा 9 क्लास 9 का बिहार बोर्ड का ये जीव विज्ञान का आज का ये वीडियो क्लास होगा। और ये जो वीडियो क्लास होगा ये छठा 6th वीडियो क्लास होगा पहले अध्याय का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का ये छठा क्लास होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 क्लासेस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 9 का जीव विज्ञान का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप इससे पहले के क्लासेस को देख लें। या फिर अगर इसके बाद के क्लासेस को देखना है तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें, वहाँ से आप ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास है इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इससे पहले के क्लासेस में प्रोक्योरेटिक कोशिका और यूकोरेटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया है। उसमें किस किस तरह के अंतर होते हैं उसको भी पढ़ लिया है। आज हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे वो तालिका 1.3 में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं, ये हमारा आज के क्लास का सबसे पहला मैटर है। तो पादप कोशिका यहाँ दिया हुआ है और जंतु कोशिका दिया हुआ है। तो साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। दूसरा नंबर क्या है, मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है। पादप की जो कोशिका होती है उसके अंदर भित्ति होती है जो कि कड़ी होती है, जो उस कोशिका को एक निश्चित आकार दिए हुए रहता है। लेकिन जंतु की जो कोशिका है उन कोशिकाओं में अनियमितता पाई जाती है, क्योंकि उसमें भित्ति नहीं होती है, उसमें सिर्फ झिल्लियां होती हैं। नंबर 3 में क्या है, देखिए, कोशिका भित्ति उपस्थित जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक से बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किन रासायन से बनी होती है, वो जटिल सेल्यूलोज रासायनिक यौगिक होते हैं। जबकि जंतुओं की जो कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति उसमें होती ही नहीं है। कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानियाँ उपस्थित होती है। पादप की जो कोशिका होती है उसमें बड़ी रसधानियाँ होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं या फिर नहीं भी होती हैं। नंबर 5 में है लवक उपस्थित होते हैं इसमें, और जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होते हैं, यानी लवक होते ही नहीं हैं। गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में एक विशेष जटिल संरचना के गोल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं। और नंबर 7 में है तारक काय या सेंट्रोस अनुपस्थित होते हैं इसमें, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होते हैं। विविध तंत्रों में पदार्थों का परिवहन। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों का परिवहन किसको कहते हैं, या जीवन तंत्र में परिवहन क्या है, तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, या अनुपयोगी जो किसी काम के नहीं हैं हानिकारक पदार्थ हैं उनको कोशिकाओं से निकालकर उनको गंतव्य तक पहुंचाने का जो कार्य है वो पदार्थों का परिवहन कहलाता है।
कोशिका में मौजूद घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। यह एक चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली होती है। इससे पहले के अध्यायों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में से किसी नामों से आप उसको बोल सकते हैं। या तो आप कोशिका झिल्ली कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें। वो एक चयनात्मक पारिगम झिल्ली होती है जो ये निश्चित करती है कि हमारे अंदर आने वाला जो है वो हमारे फायदे का है तो वो उसको आने देता है। अगर वो उसको लगता है कि नहीं ये हमारे काम का चीज़ नहीं है तो वो उसको अपने अंदर आने से रोक देता है, वो अपने अंदर नहीं आने देता है। इस कार्य को करता है कौन? कोशिका झिल्ली। इसलिए उसको चयनात्मक पारिगम झिल्ली भी कहते हैं, जो कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि को विसरण क्रिया द्वारा आर पार आने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोकती है। विसरण के सिद्धांत को निम्नलिखित कार्यकलाप से समझा जा सकता है। अब किस तरह से हम विसरण के सिद्धांत को समझेंगे? कार्यकलाप में क्या है देखिए, एक कांच के बीकर को लेकर उसमें स्वच्छ जल भरें, उसमें पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 के कुछ रवा या स्याही को डालें। आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में पूरे जल में रंग का एक जैसा हो जाता है। यह विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। KMnO4 के अणु या स्याही जल में विसरित हो जाते हैं। विसरण के पूर्ण होने के पहले तक आप देखेंगे कि जल में गहरे रंग की लकीरें KMnO4 के दानों से या स्याही के ऊपर की ओर उठ रही है। ये क्या है? ये विसरण की प्रक्रिया है। विसरण कहते किसको है? विसरण गैस, द्रव्य तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक किसी पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से ना फैल जाए। यह क्रिया गैस, द्रव्य तथा विलेय के अणुओं पर समान रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप कोशिका के भीतर CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है तथा जिसका निष्कासन जरूरी होता है की सांद्रता कोशिका के बाहरी वातावरण से अधिक हो जाती है तो CO2 कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर से बाहर की ओर आने लगती है एवं यह क्रिया जब तक होती रहती है जब तक कि कोशिका के भीतर एवं बाहर CO2 की सांद्रता समान ना हो जाए। ठीक इसके विपरीत जब कोशिका के बाहरी वातावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के भीतर स्थित CO2 की सांद्रता से अधिक हो जाती है तो अधिक सांद्रता वाले हिस्से यानी कोशिका के बाहरी वातावरण से कम सांद्रता वाले हिस्से यानी कोशिका के भीतर CO2 का विसरण होने लगता है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता बाहरी वातावरण से ज़्यादा हो जाता है तो O2 कोशिका के भीतर से बाहर के वातावरण में विसरित होने लगती है। इसके विपरीत स्थिति में O2 बाहरी वातावरण से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के भीतर तब तक विसरित होते रहती है जब तक इसकी सांद्रता कोशिका के बाहर और भीतर एक जैसी ना हो जाए। इस प्रकार कोशिका के भीतर और बाहर गैसों का विसरण द्वारा आदान प्रदान होता है। ये क्या है विसरण और क्या है सांद्रता? इसको समझने के लिए अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं तभी तो आप इस वीडियो क्लास को देख रहे होंगे, तो आप इसके रसायन शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसमें सांद्रता को और विसरण को भी समझाया गया है। सांद्रता क्या होता है कि मान के चलिए कि एक बीज है जो सूखा हुआ है,
आप उसको जब पानी में डालते हैं तो उस बीज की सांद्रता जो है वो अधिक है और जल की सांद्रता कम है, जिस वजह से उस बीज की सांद्रता जल के कम सांद्रता की ओर आकर्षित होती है और वो जल के अणुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। लेकिन जब आप उसी बीज को किसी गाढ़े नमक या चीनी के घोल में डाल देते हैं तो गाढ़े नमक या चीनी के घोल की सांद्रता अधिक होती है उस फूले हुए बीज की। तो उस फूले हुए बीज में जो सांद्रता है उस सांद्रता की ओर आकर्षित होती है चीनी या नमक के घोल की सांद्रता, और फिर उस बीज से सांद्रता निकल के चीनी या नमक के घोल में समाहित हो जाता है, जिस वजह से वो बीज फिर से सिकुड़ जाता है। तो सांद्रण की प्रक्रिया से वस्तुओं का आना और वस्तुओं का उससे निकलना ये दोनों समान रूप से होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में संपूर्ण कोशिका झिल्ली गैसों के विसरण में भाग लेती है, जबकि बहुकोशिकीय जीव एवं पौधों में जंतु एवं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसी खास हिस्से या अंगक से विसरण द्वारा संपन्न होता है। पौधों की पत्तियों में बहुत से स्टोमाटा पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प विसरण द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते रहते हैं। ये जो चित्र 1.17 में अमीबा में गैसों का विसरण और चित्र 1.18 में पौधों में स्टोमाटा द्वारा गैसों का वितरण कहाँ से होता है ये आप देख पा रहे होंगे। इसको एक बार, दो बार, चार बार आप अपने कॉपी पर इसको बनाएंगे और इस तरह से इसको लिखेंगे तो आप धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब देखिए, ये पराशरण जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे पराशरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल अणु जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होती है, पर इस प्रकार जल अणुओं का विसरण हमेशा एक अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा से भी प्रभावित होती है। इस प्रकार जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी जल या विलयक का अर्धपरागम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को पराशरण कहते हैं। तो क्या है, कोशिकाओं के अंदर जो जल का विसरण होता है उसी को पराशरण कहा जाता है। और जल का विसरण किस नियम पे होता है, मैंने इससे पहले जो आपको बीज का उदाहरण देके बताया था उसमें वही होता है कि जिस वस्तु का, जिस चीज का सांद्रता अधिक होती है वो कम सांद्रता को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब कोशिकाओं के अंदर की सांद्रता अधिक होती है तो उसमें जल के अणु आकर्षित होते हैं, और जब कोशिका के अंदर की सांद्रता कम होती है और बाहर की सांद्रता अधिक होती है या फिर दूसरे कोशिकाओं की सांद्रता अधिक होती है तो उसके जल उस कोशिका से निकल के दूसरी कोशिका की ओर प्रवाहित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल जैसे चीनी या नमक का गाढ़ा घोल और हल्का घोल या जल एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखे जाते हैं तो चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल से जल के अणु इनके अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ गतिशील होते हैं। क्योंकि चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल में जल अणुओं की सांद्रता चीनी या नमक के अधिक सांद्रता वाले घोल में मौजूद जल अणुओं से ज़्यादा रहती है, इस विशेष प्रकार के विसरण को पराशरण कहते हैं। एक कोशिका में कोशिका रस का पराशरण दाब निश्चित रहता है। इसका संबंध कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन से होता है।
अगर किसी पादप या जंतु कोशिका को चीनी या नमक के विलयन में रखें तो निम्नलिखित 3 क्रियाओं में कोई एक हो सकती है। क्या कह रहा है, ये परासरण की क्रिया के द्वारा कह रहा है कि अगर इसका संबंध कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन से होता है, अगर किसी पादप या जंतु कोशिका को चीनी या नमक के विलयन में रख दें तो क्या होगा। जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो तो में रखा जाता है, तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होता है, जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब कोशिका को समपराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार तो जाते आते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। नंबर 3 में क्या है, जब कोशिका को अति पराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक होती है, में रखा जाता है, तब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को वही परासरण कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भी जल अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करते हैं, लेकिन स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा कोशिका के भीतर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांद्रता क्या चीज़ है। ये सिर्फ कोशिका के बारे में नहीं है, किसी भी कोशिका या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में है। जिसमें सांद्रता अधिक होती है वो अपने ओर कम सांद्रता वाली चीज़ों को आकर्षित करता है, और जब वो अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसके अंदर वो कम सांद्रता प्रवेश कर जाती है। और इस प्रक्रिया में जब जल के साथ होता है तो वो जल को अवशोषित कर लेता है और फिर वो फूल जाता है। लेकिन उसे जब फिर से कम सांद्रता वाली क्षेत्र में आप तो वो अपनी सांद्रता को उसमें प्रवेश कर देता है, जिस वजह से वो फिर सूख जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के इस क्लास को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज का ये क्लास 6 यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आप इस वीडियो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम इसके आखिरी क्लास में।